वेलकम टू AK स्टडी नोट। मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मध्यकालीन इतिहास यानी कि BA थर्ड ईयर के जो छात्र छात्रा हैं उनका सेकंड पेपर यानी हल मॉडल पेपर यानी पेपर सेकंड में आपको सॉल्व करवाऊंगा। यूरोप का इतिहास जो 1900 से 1945 के अंतर्गत जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो आज आपको लिए अपडेट कराया गया है और अपडेट कराता हूँ। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा जिससे कि आने वाले पेपर में सारे आपके मजबूत और आपको अच्छे से तैयारी करने में दिक्कत ना आए। तो आप लोग ज़रूर देखें कि ऐसे चांस आप लोग अगर गंवा देंगे तो हो सकता है आपको वो पेपर में भुगतना पड़े। तो कभी भी इस तरीके से आप लोग ध्यान न देते हुए अपने सिलेबस को पढ़ते चलो। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको ये बता दिया कि पहले मैंने आपको सिलेबस को कंप्लीट किया, उसके बाद में मैं आपको इसके सारे यानी कि आपको मॉडल पेपर अपडेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहे अपने चैनल AK स्टडी नोट्स के साथ। और अभी तक जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। प्लस में बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं आपके पेपर की तरफ यानी कि आप मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। कुछ अलग करने के सोचेंगे क्योंकि पेपर में कुछ अलग तरीके से करेंगे तभी हमारा सबसे ज़्यादा नंबर आपका उठेगा और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आपके उठते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं, आपको बताते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से रहा यानी कि BA द्वितीय वर्ष मध्यकालीन इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र यानी यूरोप का इतिहास जो 1900 से 1945 ईस्वी। नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड A यानी कि आपको यहाँ पे सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ यानी कि 3 खंडों में डिवाइड है यानी खंड A, खंड B और खंड सा। खंड B से केवल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं यानी कि यहाँ पे आपको लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए यानी कि आपका 50 शब्दों में हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका पहला आता है फर्स्ट यानी वुड्रो विल्सन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि वुड्रो विल्सन कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि ये कहाँ के हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। वुड्रो विल्सन का व्यक्तित्व अनोखा था। वे पेरिस शांति सम्मेलन का सर्वोच्च पुरोहित थे जिससे सम्मेलन के प्रारंभ में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह स्वयं को मानव जाति की नई व्यवस्था करने वाला पैगंबर मानता है। और फिर इसमें आपका है यूरोप में उस समय यह भावना विद्यमान थी केवल विल्सन ही ऐसा व्यक्ति है जो विभिन्न राष्ट्रों के राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ है। तो ये वुड्रो विल्सन जी का आपको यहाँ पे लिखना था। अब फिर आपका आता है वाशिंगटन संगठन यानी वाशिंगटन संगठन के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिखना है। तो आपको बताते हैं इसमें वाशिंगटन सम्मेलन इसमें आपका वाशिंगटन सम्मेलन मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा नहीं सही से यानी कि आपका होगा वाशिंगटन सम्मेलन। इसमें आपको क्या लिखना है कि अमेरिका जापान की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहता था, इसलिए अपने यानी उसने जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन, पुर्तगाल, बेल्जियम और हॉलैंड को एक सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। कितने देशों को यानी कि आपको ये आपका 8 देशों को क्या आप एक सम्मेलन में उनको भाग लेने के लिए बुलाया जिसमें निशस्त्रीकरण पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाएगा और इस विषय में प्रशांत महासागर और सुदूर पूर्व के प्रश्न पर विचार विमर्श होगा। 12 नवंबर 1921 ईस्वी को वाशिंगटन में यह सम्मेलन शुरू हुआ तथा फरवरी 1922 में समाप्त हुआ यानी कि 21 में शुरू हुआ और 22 में ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वाशिंगटन सम्मेलन का जो पहला था वो आपको यहाँ पे मैंने बताया। अब आपको बताएंगे इसमें नेक्स्ट है आपका वर्साई की संधि का। यहाँ पे तीसरा आपका आता है वर्साई की संधि म्यूनिख समझौता है आपका। तीसरा आपका आता है म्यूनिख समझौता। इसमें आपको लिखना है थोड़ा बहुत। फिर म्यूनिख समझौता में आप क्या लिखेंगे, म्यूनिख क्या है, म्यूनिख के ब्राउन हाउस में 4 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन यानी 29 सितंबर 1938 ईस्वी को यानी कि म्यूनिख समझौता में आपको
कितने 29 सितंबर 1938 ईस्वी को जर्मन नागरिकों ने इससे संबंधित प्रश्न पर आयोजित हुआ। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस व इटली व जर्मनी के प्रतिनिधियों को चेकोस्लोवाकिया मसले पर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि हिटलर का साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगा दिया जाए। तो ये हमारा म्यूनिख समझौता हुआ, यानी किस चीज़ पे, यानी साम्राज्यवादी हिटलर पर इस पर अंकुश लगाया जाए, यानी कि उस पर रोक लगाई जाए। अब छठवां आपका आता है, उसमें आपका चौथा आता है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि में आपको क्या लिखना है दोस्तों, इसमें लिखना है वर्साई संधि द्वारा भविष्य में राष्ट्रों के बीच युद्ध टालने की दिशा में एक कदम उठाने की कोशिश की गई और उस संसार में शांति स्थापना के लिए राष्ट्र संघ जैसी संस्था की नींव डाली गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ आदि संस्थाओं का निर्माण किया गया। यह संधि संसार हर के इतिहास में एक नए दृष्टिकोण की सूचक थी। तो ये आपका हो गया वर्साई की संधि। अब आपको इसमें बताएंगे मंचूरिया संकट। मंचूरिया संकट में आपको थोड़ा बताते हैं इसमें। अब मंचूरिया संकट में आपका होगा इस संकट का समाधान, यानी कि इस संकट का समाधान करने में राष्ट्रसंघ पूरी तरह असफल रहा। यही असफलता विनाश का कारण बनी। दिसंबर 1931 में, यानी कि दिसंबर 1931 ईस्वी में जापान ने अचानक चीनियों पर आक्रमण कर दिया और मुकदन की मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रसंघ में सहायता की याचना की गई, परंतु कोई परवाह न करते हुए 1931 ईस्वी में अंत तक उसने लगभग संपूर्ण मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। तो यही हमारा आपका मंचूरिया संकट जो था, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। तो मंचूरिया संकट भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि दिसंबर 1931 में जापान ने अचानक चीनियों पर आक्रमण कर दिया और मुकदन यानी कि मंचूरिया का कब्जा कर लिया। राष्ट्र की सहायता की याचना भी की गई, परंतु कोई उसका परवाह न करते हुए 1931 के अंत तक उसने लगभग, यानी कि जापान ने पूरे यानी संपूर्ण मंचूरिया पर अपना अधिकार जमा लिया। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर आपका आता है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी में क्या है आपका, आर्थिक मंदी में आपका लिखना है 1929 में, यानी कि 1929 में प्रारंभ में औद्योगिक उत्पादन बढ़ता जा रहा था। रूस में नवनिर्माण, यानी कि रूस में जो आपका नवनिर्माण की आर्थिक योजनाएं लागू की जा रही थी। जर्मनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बाहर में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संसार तीव्र गति से प्रगति कर रहा है, परंतु शीघ्र ही परिस्थिति की ऐसी बदली कि संपूर्ण संसार यानी कि आर्थिक संकट में से ग्रस्त हो गया। 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर 1929 को एक धमाके की तरह आर्थिक संकट शुरू हो गया। इससे ही हम आर्थिक मंदी के नाम से पुकारे जाते हैं। यानी आर्थिक मंदी आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे यानी कि राष्ट्र संघ के उद्देश्य। राष्ट्र संघ के उद्देश्य यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देश्य, इसमें आपका लिखना है मानव जाति को, यानी कि इसका आंसर आपको लिखना है कि मानव जाति को भावी संततियों को युद्ध में विभीषिका से मुक्ति प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और उसके लिए शांति को संकट में डालने वाले सभी कार्यों का विरोध के लिए सामूहिक उपायों को ग्रहण करना तथा शांति को भंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर शांतिपूर्ण उपायों से हल करना। तो यही आपका राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आपको लिखना था, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको क्या लिखना है, आइए बताते हैं आपको। इसमें आपको लिखना है कि राष्ट्र संघ के तत्वाधीन में बना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सका था, अतः
एक नए न्यायालय की स्थापना की गई। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित इस न्यायालय को एक नया न्यायालय कहना उचित नहीं है। केवल नाम परिवर्तन को छोड़कर और पुराने न्यायालय के विधान में कुछ शाब्दिक परिवर्तन के अतिरिक्त नए न्यायालय में कोई नवीनता नहीं है। अब बात करेंगे लोजान की संधि। लोजान की संधि में क्या आपको लिखना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आए हैं दोस्तों। इसमें आपका होगा लोजान की संधि में कि लोजान की संधि के अनुसार अनातोलिया पर तुर्की की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार कर लिया था और अर्मीनिया तथा कुर्दिस्तान को स्वतंत्रता देने की बात रद्द कर दी गई। कुस्तुंतुनिया, पूर्वी थ्रेस, गैलीपोलिस, सिलिसिया, अदालिया तथा स्मरना पर तुर्की की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली गई। यानी कि इतने देशों पर तुर्की की जो प्रभुसत्ता वो स्वीकार कर ली गई, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस के संरक्षण में रखे गए प्रदेश तुर्की को वापस नहीं लौटाए गए। तो यही आपका लोजान की संधि है। फिर आपका हिटलर का कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि हिटलर का कार्यक्रम क्या था। यहाँ पे आपको लिखना है, यानी हिटलर के कार्यक्रम में थोड़ा सा दोस्तों आपको इसमें हिटलर का कार्यक्रम में लिखना है कि हिटलर ने अपनी पार्टी के निम्नलिखित कार्यक्रम रखे। पहले में इन्होंने लिखा, पहले में आपको यहाँ पे यहूदियों ने जनसाधारण को जो ऋण दिया था हिटलर ने उसे माफ़ करने का वादा दिया। दूसरा था इनका, हिटलर ने कहा कि वह श्रमिकों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्ति दिलाएगा। तीसरा था इनका कि साम्यवाद का विरोध किया जाएगा। जनता जिन बातों को सोचती है, मानती है और चाहती है उन्हें हिटलर ने पूरा करने का वादा किया। तो ये हिटलर के कार्यक्रम थे। अब आपका आता है सेक्शन सी, यानी ये खंड सेक्शन बी खंड बा। इसमें आपको लिखना है नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। पहला आपका आता है लोसान की संधि के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी कि लोसान की संधि के बारे में आप क्या समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा मैं बताता हूँ कैसे आपको इसमें लिखना है। लोसान की संधि यानी कि तुर्की की नई सरकार, ऐसे आपको उत्तर डालना है। फिर लिखना है तुर्की के नए सरकार के साथ सब विवादग्रस्त मामलों को नए सिरे से निपटारा करने के लिए 10 नवंबर 1922 को स्विट्ज़रलैंड के अन्यतम, यानी कि 10 नवंबर 1922 ईस्वी को स्विट्ज़रलैंड के अन्यतम नगर लुसान में एक सम्मेलन प्रारंभ किया हुआ, जिसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यूनान, जापान, अमेरिका, रूस, रोमानिया, यूगोस्लाविया और तुर्की थे। बहुत वाद विवाद के बाद 15 जुलाई 1923 ईस्वी को एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे हम कहते हैं लोसान की संधि। कैसे कहते हैं हम दोस्तों? जिसे हम कहते हैं लोसान की संधि। इस संधि के अनुसार पूर्वी थ्रेंस, स्मारना, अडेलिया, अनातोलिया इत्यादि प्रदेश जो सेब्रे की संधि के अंतर्गत विविध यूरोपीय राज्य को दे दिए थे, तुर्की को वापस दे दिए गए। क्षतिपूर्ति की रकम में भारी यानी कि कमी कर दी गई। कुर्दिस्तान पर तुर्की का प्रभुत्व मान लिया गया और ईरान तथा तुर्की की सीमा निश्चित करने का प्रश्न भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया। सेब्रे की संधि द्वारा बॉस्पोरस और डार्डेनल्स के जलडमरू मध्यों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कायम किया गया था। लोसान संधि के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और राजनीतिक दृष्टि से इस पर तुर्की का अधिकार स्वीकार कर लिया गया, पर तुर्की जलडमरू मध्यों के आसपास केवल किलेबंदी नहीं कर सकता था। फिर इसमें आपका आता है कि सेब्रे की संधि, यानी कि एक विद्वान के अनुसार कहा गया है कि सेब्रे की संधि को पूर्णतः नष्ट कर उसे के स्थान पर लोसान की संधि करना कमाल पाशा की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भारी विजय थी। 200 वर्षों में तुर्की यूरोप का मरीज कहलाता था और पश्चिम राष्ट्र में इस काल का निरंतर इसको लूटने का प्रयास करते आ रहे थे। इस युग अब यानी कि वह युग अब समाप्त हो गया। इस प्रकार मुस्तफ़ा कमाल ने लोसान की संधि कर सेब्रे की संधि का कलंक धोया। इस संधि के द्वारा
यानी कि कैपुचुलेशंस को अंतिम रूप से दफना दिया गया और तुर्की पर लगाए गए सारे प्रतिबंध आर्थिक समाप्त कर दिए गए और उसकी सेना पर भी अब कोई प्रतिबंध ना रहा। अब आपको तुर्की का निर्माण तुर्की के पुनर्निर्माण में यानी कि मुस्तफ़ा कमाल, यानी कि यहाँ पे गलत हो गया, पुस्तिका नहीं है ये मुस्तफ़ा कमाल के योगदान को मूल्यांकन कीजिए। पहला इसमें आपको आंसर में लिखना होगा कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का आधुनिकीकरण करना चाहता था। वह तुर्की का मध्यकालीन रूढ़ियों एवं परंपराओं से मुक्त करके पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित एक आधुनिक एवं शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। अतः उसने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार करके तुर्की का पुनर्निर्माण किया। इस उद्देश्य हेतु उसने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के 6 सिद्धांत पर बल दिया गया। पहला तो आपका आता है गणतंत्रात्मकवाद, दूसरा आपका था राष्ट्रवाद, तीसरा समानतावाद, चौथा नियंत्रित अर्थवाद और पांचवा आपका आता है धर्मनिरपेक्षतावाद और छठा आपका आता है क्रांतिवाद। राजनीतिक क्षेत्रों में कमाल ने मुस्तफ़ा यानी सुल्तान की पद का समाप्त 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणराज्य घोषित किया गया। खलीफा के पद की समाप्ति की तथा नवीन संविधान लागू किया गया और न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया। सामाजिक पुनर्निर्माण के क्षेत्र में वेशभूषा में सुधार किया। तुर्की टोपी और पगड़ी की अवैध घोषित कर पाश्चात्य वेशभूषा कोट, पैंट, टाई, कमीज, बूट और टोप धारण करने पर बल दिया। पुरानी उपाधियों को समाप्त किया गया और आतातुर्क की उपाधि धारण की। तो इस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल के जो योगदान थे वो कुछ इस तरीके से थे। फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में अरबी लिपि को समाप्त कर रोमन लिपि को अपनाया गया। तुर्की नगरों में नए नाम रखे गए। शिक्षा को सुधार किया गया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित तथा निःशुल्क घोषित किया गया। इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज तथा अंकारा के राजनीति एवं समाज विज्ञान को कॉलेज खोले गए और शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग कॉलेज खोले गए तथा कन्याओं को शिक्षा पर बल दिया। धार्मिक क्षेत्रों में न्यायालय तथा मठों को बंद कर दिया गया। हिजरी सम्मत के स्थान पर ईस्वी सम्मत लागू किया। 1928 में तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। मस्जिद संबंधी नियमों को परिवर्तन किए गए। कुस्तुंतनिया के महत्व को कम करके अंकारा की नई राजधानी बनाया गया। शुक्रवार के स्थान पर रविवार का अवकाश रखा जाने लगा। इस तरीके से इन्होंने अपना योगदान दिया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, पेरिस शांति सम्मेलन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में एक लेख लिखिए। यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी तथा उसके साथी राष्ट्रों के साथ शांति समझौते संपन्न करने तथा नए सिरे से यूरोप के राजनीतिक मानचित्र का निर्माण करने के लिए मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक विशाल सम्मेलन कि 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में पराजित जर्मनी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया। यही पुरानी परंपरा को विपरीतवाद थी। इस प्रकार रूस, जो अब साम्यवादी हो चुका था, को भी आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि उसने 1917 ईस्वी में जर्मनी के साथ संधि करके मित्र राष्ट्रों को स्थिति को नाजुक बना दिया था। इस सम्मेलन में 3 नेताओं को प्रभाव में छाया रहा था। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस का क्लीमेंसो। काफ़ी विवाद के बाद पराजित राष्ट्रों पर निम्नलिखित समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। पहला क्या था इनका, बहुत ही बढ़िया, वर्साई की संधि यानी कि 28 जून 1919 दूसरा आपका आता है ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919 को। तीसरा आपका था हंगरी के साथ ट्राइनो की संधि जो 4 जून 1920 ईस्वी को। चौथा आपका था बुल्गारिया के साथ न्यूली की सिद्धांत यानी संधि जो 27 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ। और पांचवा आपका था तुर्की के साथ सेब्रे की संधि जो 10 अगस्त की 1920। अब वर्साई की संधि में क्या है आपका,
वर्साई की संधि के द्वारा महान जर्मन साम्राज्य का अंग भंग कर दिया गया। फ्रांस में अल्सस लारेन के प्रदेश, बेल्जियम को यूपेन, मलमेडी और मोरिस नेट लिथुआनिया को नेमेल, पोलैंड की पूर्वी साइलेसिया और पश्चिम प्रशा का भाग, चेकोस्लोवाकिया और साइलेसिया के कुछ भाग, डेनमार्क में को स्लेविक की ऊँची रखी गई। जर्मनी को पुनः निशस्त्रीकरण कर दिया गया, उसकी नौसेना समाप्त कर दी गई। जर्मनी के पास सिर्फ 6 जंगी जहाज़ और कुछ छोटी नावें छोड़ी गई, से सभी जहाज़ मित्र राष्ट्रों ने ले लिए गए। तो इस तरीके से पेरिस शांति सम्मेलन में फिर आपका लेनिन की नई आर्थिक नीति के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी कि लेनिन की जो नई आर्थिक नीति है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आएगा अथवा वाले क्वेश्चन में कि लेनिन बड़ा दूरदर्शी और यथार्थवादी था। उसने मार्च 1921 में साम्यवादी दल के 10वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था, हम ऐसी दरिद्रता तथा ऐसे विनाश को अर्थव्यवस्था में यानी कि अवस्था में पहुंच गए हैं और हमारे किसानों तथा मजदूरों की उत्पादन शक्ति इतना खरास हो गया कि हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी बातों यानी सिद्धांतों के अलग देख लेना चाहिए। उसने साम्यवादी व्यवस्था आर्थिक नीति की घोषणा की, जिससे सोवियत इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ जो 1928 तक चला। लेनिन ने महसूस किया कि साम्यवाद को बचाने के लिए थोड़ा सा पूंजीवाद को अपनाना पड़ेगा। इस नीति के अनुसार पहला आपका आता है, किसान सरकार को सारी उपज ना देकर केवल क्या होगा, कर देने लगे। उन्हें अपनी उपज का पूरा अधिकार हो गया, वे उसे कहीं भी किसी भी मूल्य पर स्वयं बेच सकते थे। दूसरा आपका आता है, कारखानों तथा अन्य उत्पादन साधनों पर विदेशी पूंजीपति धन लगा सकते थे। तीसरा, बड़े बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चौथा, छोटे छोटे उद्योग व कारखानों को उनके मालिकों के हाथ में छोड़ दिया गया, जिससे जनता का लाभ हो सके। पाँचवा, यानी कि परचून स्टोरों की व्यवस्था की गई। छठवां, आर्थिक अधिकारों का जनता में बंटवारा कर दिया गया। तो इस आर्थिक नीति के कारण कारखानों और खेतों में विशाल पैमाने पर उत्पादन होने लगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा आपका, कि विल्सन के 14 यानी कि विल्सन के नेक्स्ट आता है विल्सन के 14 सूत्र कौन कौन से थे। आइए आपको 14 सूत्र के बारे में थोड़ा बताएंगे। कि विल्सन ने अमेरिका के युद्ध में सम्मिलित होने के पहले और बाद में बार बार इस बात को बल दिया था कि युद्ध के बाद शांति की व्यवस्था स्थापना की कुछ सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो शांति संधि विजेता द्वारा पराजित पक्ष पर बलपूर्वक थोपी हुई व्यवस्था होगी। हारा हुआ पक्ष इस विशेषता में स्वीकार किया हुआ अपमान समझेगा। इससे उत्पन्न हुआ असंतोष और कट स्मृति शांति की व्यवस्था को बालू पर बनी भीत की भांति अस्थिर बना देगी। अतः 2 अप्रैल 1917 को इससे कांग्रेस में अमेरिका को उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि विश्व की शांति का निर्माण राजनीतिक स्वतंत्रता के सुपरिचित आधारों पर होना चाहिए। हमें अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं करनी है, हमें किसी भी विजय या प्रदेशों का आकांक्षा नहीं है, तो हम केवल मानव जाति के अधिकारों का संरक्षक हैं। इन अधिकारों को विस्तृत में व्याख्या ने 8 जनवरी 1918 ईस्वी के कांग्रेस ने अधिवेशन में भाषण में दिया। उसने कहा कि भावी शांति की व्यवस्था करते हुए निम्नलिखित 14 शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। पहला आपका इसमें आएगा कि शांति के सभी समझौते सार्वजनिक और खुले वार्तालाप द्वारा निश्चित हो, गुप्त रूप से तय न हो। दूसरा का विभिन्न देशों के प्रादेशिक जलीय सीमाओं से परे के समुद्रों पर युद्ध और शांति के समय सभी देशों को नौचालन की पूरी स्वतंत्रता हो। तीसरा का सब देशों में व्यापार की परिस्थितियों में समानता स्थापित करने के लिए सब प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों को यथासंभव हटा दिया जाए। चौथा पता है, सब राष्ट्रों के शस्त्रों के सीमा तक घटाने की समझौते किया जाए कि ये सशस्त्र केवल घरेलू की रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रह जाए। पाँचवा पता है कि सब औपनिवेशिकताओं को स्वतंत्र रूप से, खुले दिल से और निष्पक्ष रूप से निपटारा इस सिद्धांत के आधार पर हो कि ऐसे प्रश्नों को निर्णय करते हुए समय वहाँ को सरकार को न्याय दावों
के साथ समान महत्व कर दिया जाए। छठवां था रूस के समूचे यानी प्रदेश से फौजें हटा ली जाए। सातवां है बेल्जियम को खाली कर दिया जाए और पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाया जाए। आठवां है समूचे फ्रेंच यानी प्रदेश की स्वतंत्रता की जाए। फ्रांस को अल्सेस लॉरेंस का प्रदेश वापस किया जाए। नौवां आपका आता है इटली की सीमाओं की पुनर्व्यवस्था राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर की जाए। 10वां ऑस्ट्रिया हंगरी की जनता को स्वतंत्र विकास का पूर्ण अवसर दिया जाए। फिर आपका 11वां था रोमानिया सर्बिया मॉन्टीनीग्रो में फौजें हटा ली जाएं और आक्रांत प्रदेशों को वापस किए जाएं। सर्बिया को समुद्र तक पहुंचने को स्वतंत्र मार्ग दिया जाए। फिर आपका आता है 10वां यानी कि 12वां क्वेश्चन आपका है कि खलीफा के साम्राज्य के तुर्क अंशों को एक पृथक सर्वोच्च सत्ता संपन्न बताया जाए। फिर आपका 13वां आता है पोल लोगों द्वारा बसे असंदिग्ध पोल प्रदेशों से स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया जाए, इसे समुद्री मार्ग दिया जाए। फिर आपका 14वां है कि निश्चित शर्तों के आधार पर सब राष्ट्रों को एक समान संगठन बनाया जाए। फिर आपका आता है निशस्त्रीकरण समस्या का विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है कि इसमें से आप ये कर सकते हैं और चाहे आप कर सकते हैं निशस्त्रीकरण का अथवा। थोड़ा बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन मैंने अपडेट करवाया है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आप लोग को मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, तो आप लोग ज़रूर एक बार लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। क्योंकि ऐसे मौके पर आप लोग को इतने सारे मैं बताता हूं, तो आपको थोड़ा बहुत तो हक बनता ही है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें दोस्तों। अब आपका आता है चौथे का अथवा का निशस्त्रीकरण की समस्या की विवेचना कीजिए। यानी यहाँ पे आपको लिखना है निशस्त्रीकरण का प्रश्न विश्व शांति की समस्या से कोई भिन्न नहीं है, वरन दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के घनिष्ठ रूप में संबद्ध है। कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व सशस्त्र शांति यानी कि आर्म्ड पीस के युग में सशस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किए गए थे, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी। यानी कि इसमें आपको निशस्त्रीकरण से कोई समस्या नहीं मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध में इसी असफलता का एक परिणाम था, इसलिए हथियारबंदी को होड़ से युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। युद्ध के समय संसार के राजनीतिकों ने इस तथ्य को महसूस किया, इस कारण शांति के विविध प्रस्तावों में हथियारबंदी की होड़ को रोकने की चर्चा कर दी गई। विल्सन के 14 सूत्रों के साथ यह बात कही गई कि इस बात की पर्याप्त गारंटी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा ध्यान में रखते हुए राष्ट्रों को सशस्त्र कम से कम किए जाएं और राष्ट्र संघ की विधान 8वीं धारा द्वारा राष्ट्र संघ के सदस्यों ने स्वीकार सीमा निर्धारित करना शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वर्साय संधि और अन्य संधियों के द्वारा पराजित राज्यों के शस्त्रास्त्रों पर नियंत्रण कर दिया गया और मित्र राज्यों की सेनाएं में कमी करने के उद्देश्य से यह बताया गया कि अन्य राज्य में अंततः अपनी सेनाएं कम कर देंगे। जब जर्मनी और उसके साथियों की तरफ लड़ाई का खतरा कम हो जाएगा तो फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड आदि के लिए भी संभव हो जाएगा कि वे अपनी सेनाओं में कमी कर दें। और यह जहाँ तक एक तरफ मित्र राज्यों ने जर्मनी को यह वचन दिया था कि जर्मनी के निशस्त्र में दिए जाने के बाद व्यापक निशस्त्रीकरण किया जाएगा, वहाँ साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए का उपबंध में भी होश में जोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ था कि मित्र राज्य अपनी सुरक्षा की ख्याल रखते हुए अपने निशस्त्रीकरण करेंगे। ये बातें परस्पर विरोधी थे। तो ये आपका आ गया निशस्त्रीकरण के बारे में। पांचवा क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे आपको बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता से फ्रांस विजेताओं की पंक्ति में आ गया, परंतु अपने भावी सुरक्षा के लिए चिंतित था। अतः उसने मैत्री संधियों एवं राष्ट्रसंघ के माध्यम से अपने ध्येय को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने निम्नलिखित उपाय किए। पहला आपका आता है, इसमें पहला आपका आएगा कि 6 सितंबर 1920 को फ्रांस और बेल्जियम की संधि हुई। दूसरा आपका आता है 18 फरवरी 1921 को पोलैंड के साथ मैत्री की संधि संपन्न हुई। इस संबंध में कारजी ने लिखा है कि इन संधि में दोनों का प्रत्यक्ष ओपन और अप्रत्यक्ष निर्णय प्रत्यक्ष रूप से दोनों एक दूसरे के राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग रहेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की सैनिक सहायता करने का भी वचन दिया। अब जर्मनी विरुद्ध 2 राष्ट्र तैयार हो गए और फ्रांस की शक्ति बढ़ती गई। तीसरा पता है, फरवरी 1921 में पोलैंड ने अपने साथ चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया तथा रोमानिया को शामिल कर एक लघु गुट का निर्माण किया। फिर चौथा पता है, 1922 ईस्वी में 10 वर्ष के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य संधि हो गई। इससे जर्मनी को बहुत बड़ा धक्का लगा। फिर पाँचवा पता है, फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया के साथ 1926 में यूगोस्लाविया के साथ संधि हुई। और छठवां, इसी प्रकार लोकार्नो समझौते में निशस्त्रीकरण प्रस्ताव रखा और आपसी झगड़े का निर्णय करने के लिए राष्ट्रसंघ को चुना गया। फिर आपको बताएंगे इसमें कुल्टर कैंप क्या है। कुल्टर कैंप के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानिए। कुल्टर कैंप में क्या लिखना है आपको। कुल्टर कैंप क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको है कि बिस्मार्क की रोमन कैथोलिक चर्च से पुरानी शत्रुता थी। बिस्मार्क ने अपनी रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध कार्यवाही की थी। इसे विचारकों ने कुल्टर कैंप सभ्यता के संघर्ष के लिए नाम पुकारा, यानी कि किस चीज़ के लिए, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो विरुद्ध कार्यवाही थी उसके विचारक ने इसलिए कुल्टर कैंप के नाम से पुकारा। रोमन कैथोलिक ऑस्ट्रिया के समर्थक और पार्सिया के प्रोटेस्टेंट के विरोधी थे। 1866 ईस्वी के युद्ध में पोप ने खुले रूप से पार्सिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की विजय के लिए प्रार्थनाएं की थी। रोमन कैथोलिक चर्च नवीन साम्राज्य के विरोधी थे। फिर सेम आपका होगा इस तरीके से, जर्मनी के पोप की सत्ता महान थी और 1870 ईस्वी में उसने पोप की त्रुटिहीनता के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस घोषणा में कहा गया, यह घोषणा देवी इच्छा के विरुद्ध की जा रही है कि इसके चर्च को धर्म और सदाचार की रक्षा का अधिकार सौंपा जाए। इसलिए पोप की द्वारा की गई अज्ञेय त्रुटि पूर्णतः चर्च की परिभाषाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है। फिर आपका यह संघर्ष 7 वर्षों तक चला और 1871 से 78 तक ईस्वी यानी कि जर्मनी प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों का बहुमत था और प्रशा का सम्राट भी इसी धर्म को मानता था। संसद तथा केंद्रीय सरकार में भी इन्हीं का बहुमत था। फलस्वरूप रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी भयभीत हो गए। कालांतर में 1778 ईस्वी में पोप 13वां तथा बिस्मार्क के मध्य संधि हो गई। अब आपका आता है छठवां, यानी कि जापान में सैन्यवाद के उदय के क्या कारण थे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये भी है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में ही पूछे जाते हैं। यानी कि सैन्यवाद के उदय के कारण क्या थे, यहाँ पे आपको है लिखना है। आंसर में लिखेंगे आप, जापानी साम्राज्यवाद का दूसरा कारण वह सैनिकवाद का विकास था। यानी कि मेईजी पुनः स्थापना के बाद जापान बड़ी तेज़ी से आधुनिकता की ओर बढ़ा। इस आधुनिकता की लहर में जापान के सैनिक पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके पूर्व जापान का सैनिक संगठन सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन मेईजी पुनर्स्थापना के उपरांत जापान के सैनिक संगठन को आमूल परिवर्तन हुआ। सेना के सामंतवादी स्वरूपों का अंत कर दिया गया। जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई और फिर आरंभ से ही जापान के लोग सैनिक से मनोवृत्त के थे। नए युग में उनकी इस प्रवृत्ति को और प्रोत्साहन मिला। नई संगठन यानी कि संगठित सेना में कुछ बड़े ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति अफसरों के पद पर आसीन थे। वे आक्रामक प्रवृत्ति के थे और वे
अपनी उच्च कोट को देशभक्ति मानते थे। इन सैनिक अफसरों को विश्वास था कि अपने जापान को उग्र और आक्रामक सैनिक विदेश नीति का अवलंबन करना चाहिए। उन्हें जापान की सैनिक शक्ति को अत्यधिक भरोसा था और इसके बल पर वे जापान के राज्य का विस्तार करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि जापान की सैनिक शक्ति अजेय है और उसके बल पर वे अपना राज्य विस्तार कर सकते हैं। सैनिक अफसरों को यह शक्तिशाली गुट देश के राजनीति पर बड़ा प्रभाव रखता था। इन लोगों ने जापान की सरकार को उग्र आक्रामकता नीति का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया और इसे लेकर निकट पड़ोस के देशों पर जापान का आक्रमण शुरू हुआ और जापानी साम्राज्यवाद का विकास यहीं से मानना शुरू हुआ। उसके फिर आपका आता है अथवा वाला क्वेश्चन कि राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। इसमें आपका आता है राष्ट्रसंघ के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए राष्ट्रसंघ को पर्याप्त सफलता मिली, परंतु ऐसे झगड़े में इनमें बड़े देशों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध था निपटाने में यानी कि राष्ट्रसंघ असफल रहा। शांति सम्मेलन तथा राष्ट्रसंघ के निर्णय अनुसार बिल्ला का क्षेत्र यानी कि लिथुआनिया को दे दिया गया और परंतु 1920 ईस्वी में यानी कि 1920 ईस्वी में लिथुआनिया ने राष्ट्रसंघ में से अपील की, परंतु पोलैंड को फ्रांस जैसे बड़े देश का समर्थन प्राप्त हुआ था, अतः राष्ट्रसंघ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सका। इसी प्रकार टर्की और ईरान के विवाद में चूंकि इंग्लैंड ईरान का पक्ष ले रहा था और इसलिए टर्की का न्याय नहीं मिल पाया और मोसूल को तेल भंडार वाला क्षेत्र ने इराक को दे दिया। 1923 ईस्वी में कुछ इटालियनों के यूनान की भूमि पर हत्या हो गई और इस पर इटली के अधिनायक यानी मुसोलिनी ने यूनान को कर्फ्यू द्वीप पर अधिकार कर लिया। यूनान ने अपील की, परंतु राष्ट्रसंघ इटली को संधि के लिए राजी न कर सका। इन विवादों में राष्ट्रसंघ की कमजोरी स्पष्ट हो गई और बड़ी शक्तियों को आक्रामक कार्यवाही के लिए प्रोत्साहन मिल गया। 1931 ईस्वी में बहुत ही बढ़िया कि 1931 ईस्वी में चीन ने जापान द्वारा मंचूरिया पर हमले के विरुद्ध राष्ट्रसंघ से फरियाद की। तब राष्ट्रसंघ की असमर्थता स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। राष्ट्रसंघ ने जापान को चेतावनी दी उसकी भर्त्सना, परंतु उसके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही ना कर सका, जबकि जापान मंचूरिया विजय के बाद चीन के दूसरे क्षेत्रों को हड़पने का सिलसिला जारी रखा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ और अब बात करते हैं सेक्शन सी यानी खंड सा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे आपको चांस बार बार नहीं मिलते हैं। और पेपर में आप लोग धुआं कर दो पेपर को और अच्छे से खूब बढ़िया से पेपर दो, क्योंकि आपका जो पेपर आपको जो 60% और 70% का वो कम से कम 80% यानी कि 80+ % आपका हो जाए। तो इससे आपका क्या होगा, मनोबल भी बढ़ेगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब बात करते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी का क्वेश्चन आपको मैंने अपडेट कराया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल प्रश्न देख लेना है और इस प्रश्नों के उत्तर सिलेबस में मैंने एक एक क्वेश्चन अपडेट करा दिया है, वहाँ से आप लोग लेकर के ज़रूर पढ़ें। पहला आपका आता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में हो। पहला आपका 7वां आता है नाजीवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, नाजीवाद क्या है। 8वां आपका आता है द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। फिर 9वां आपका आता है राष्ट्रसंघ स्थापना का क्या उद्देश्य था, इसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे। 10वां आपका आता है कि फ्रांस की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए और 1929 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारणों को विवेचना की। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपका 5 क्वेश्चन सेक्शन सी से करना था और 6 क्वेश्चन यानी कि आपका 5 ही क्वेश्चन लगभग में आपको सेक्शन बी में करना था। उसके बाद में फिर आपको इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे में आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुआ
अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि अगले वीडियो में क्या बताऊंगा। अगले वीडियो में कुछ अलग आपको बताने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का आपको हॉल मेडल करवाने वाला हूं। तो क्यों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल AK स्टडी नोट्स के साथ, क्योंकि इसमें आपके बड़े ही प्यारे और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन अपडेट कराता हूं, और जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि इसमें आपका सारे पेपर पूछे गए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।